See, in a JB, we will go. We just focus on the thing that what is the server side component is all about. Okay. EJB is one of the prime technology which help us to give us an cuisine of easy development and deployment of Java technology. Basically, EJB is used in the transactional distributed multi-tier portable and scalable structure. Okay. Now, this transactional distributed multi-tier portable secure structure, how we help us to leverage the benefits of the component model on the server side. Okay. What is the component model on the server side? We first of all have this clear-cut differentiation. What this component is all about? Component is something we use in electronics. When our speaker system doesn't work, we go to the for the maintenance of that mobile phone, and that person, the technician, just check, take that speaker out from that and put some other component of the speaker within that, a compatible component, and that component, again initialize the data of, initialize the data of that. Thing is, that's all. That thing also we want in our programming language. How this programming language is working? How this programming language can be component model from which we can just you know uh, just put off that component from system and upgrade that component and just put in. Okay. So how we can achieve that? It is achieved through the component model. Okay. Now, what this component models do? Component model separates business logic from system code. Okay. सिस्टम कोड को लेके ढोने से क्या फायदा? हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बिजनेस लॉजिक का कर रहे हैं. अब हमको सिस्टम, मेरा सिस्टम में क्या कंपैटिबिलिटी है, आपका सिस्टम का क्या कंपैटिबिलिटी है, चाहे सिस्टम में आपका मेरा सिस्टम हो सकता है P2, मेरा सिस्टम है कोर i5 विंडोज 7, जो विंडोज 7 जिसको सपोर्ट अभी आपके उसने देना बंद कर दिया है विंडो वालों ने. ठीक है, अब आप समझो विंडो ने सपोर्ट देना बंद कर दिया. आपका सिस्टम हो सकता है विंडो 10. उससे हमको क्या मतलब सिस्टम की स्पेसिफिकेशन से? हमको तो बात करना है कि भाई हमारा कम्युनिकेशन हो जाए, जो वीडियो हम दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है, जो सिस्टम आपको दिखाना चाहते हैं वो सिस्टम फॉलो हो. ठीक है, अब आप आगे आइए. अब आप आगे आएंगे, क्या होगा जी? अब हम पोर्टेबल कंपोनेंट्स बताएंगे. पोर्टेबल कंपोनेंट जो होगा, जैसे ट्रांजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इंडक्टर्स हैं, ऐसे ही यहाँ पे पोर्टेबल जो कंपोनेंट है वो भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के नोटिफिकेशन को फॉलो करते हैं. कोई नंबर सिस्टम होता है जिसको फॉलो करते हैं, उसी हिसाब का प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. यहाँ पे वही काम करेंगे और हम J2EE के कंप्लायंट सर्वर्स, मतलब J2EE के जो ऐसे सर्वर्स जो J2EE के कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं उनको मैनेज करते हैं ओवर डिफरेंट ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में. बच्चा जी आता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन. तो हो सकता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन, हो सकता है कि हम विंडो प्लस i5 यूज कर रहे हैं, आप विंडो प्लस i3 यूज कर रहे होंगे, आप विंडो प्लस i7 यूज कर रहे हैं, तो कोई बहुत सारी चीजों को यूज कर रहा हूँ. एक और बात है कि इसकी वजह से हमारा डिप्लॉयमेंट टाइम भी कॉन्फ़िगर हो रहा है. डिप्लॉयमेंट का जो डिस्क्रिप्टर है वो कॉन्फ़िगर हो रहा है. अब आके आइए.
अब आ गया ये। आप ईजेबी का आर्किटेक्चर देखिए। आपने जी क्लाइंट है। अच्छा, क्लाइंट की डेफिनेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। ये क्लाइंट नामक व्यक्ति को कौन कौन हो सकता है? क्लाइंट जो है वो एक प्योर एचटीएमएल का पेज हो सकता है। उस एचटीएमएल में ब्राउजर में जावा एप्लेट कोड्स भी हो सकते हैं। डेस्कटॉप में कोई जावा के एप्लीकेशन है वो हो सकता है। ठीक है, EX जो भी आपके जावा के जेआरई एप्लीकेशन है। आपके अदर डिवाइसेस में J2EE के क्लाइंट, आप ऐप जो है उसको आप इससे समझ सकते हैं। J2EE के जो थिन क्लाइंट्स हैं तो कहते हैं थिन क्लाइंट्स हैं। ठीक है, ये जो क्लाइंट है ये होम इंटरफेस, ये पूरा ईजेबी एक सर्वर है, ये पूरा डब्बा। उसके अंदर डिफाइन होता है एक कंटेनर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सर्वर के अंदर डिफाइन होता है कंटेनर। कंटेनर में काम करने के लिए हम बनाते हैं जावा बीन्स, जो एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट से हम अपने ईजेबी के होम को कनेक्ट करते हैं। क्लाइंट ये जो कंपोनेंट है ये कनेक्ट करता है डेटाबेस को और या कंपोनेंट को। यही ईजेबी कनेक्ट करता है ईजेबी के घर को और जो इससे एक ऑब्जेक्ट निकला है उसको। और क्लाइंट के रिक्वेस्ट को ईजेबी का जो ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको आगे प्रोसीड करता है। तो ये है ईजेबी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज जावा सभी इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखिए एंटरप्राइज जावा बीन्स होता क्या है। एंटरप्राइज जावा बीन्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड। एक होते हैं कनेक्शन लेस मतलब एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस मतलब कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस है वो मैसेज ड्रिवन होता है। कनेक्ट अब होगा ही मैसेज ड्रिवन। और सिंक्रोनस जो है वो सेशन बीन होता है या एंटिटी बीन। अब आपको समझना पड़ेगा ना एंटिटी बीन क्या होती है, सेशन बीन क्या होती है। हाँ जी, ये तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं थोड़ा क्या होती है। अब सेशन में जब भी दो तरीके की हो सकती है, वो स्टेटलेस हो सकती है, स्टेटफुल हो सकती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है जी एंटिटी बीन के अंदर दो क्वालिटी होती है। पहला ये होता है कि बीन मैनेज परसिस्टेंस, कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस, इसको कहते हैं बीएमपी। और क्या होते हैं जी? बीन मैनेज परसिस्टेंस और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंस। अब एंटरप्राइज जावा बीन्स एक ऐसी एंटिटी है जिसमें सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मैसेज ड्रिवन होता है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मैसेज ड्रिवन होता है। जैसा कि हम अपने नेटवर्किंग में पढ़े भी हैं थोड़ा बहुत, उसी से इंस्पायर्ड भी। और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है वो है सेशन बीन और एंटिटी बीन को मैनेज करता है। वो स्टेटलेस भी है और स्टेटफुल भी है। ठीक। अब ये जो एंटिटी बीन है ये बीन मैनेज परसिस्टेंट सिस्टम, मतलब ये कॉन्सेप्ट है जो एंटिटी बीन पे काम आता है। ठीक है, और कंटेनर मैनेज परसिस्टेंट सिस्टम, ये जो कॉन्सेप्ट देखिए, आपने देखा ना ईजेबी सर्वर को कौन मैनेज करता है? ना,
Understand this gracefully. Understand this gracefully. Why we need persistence and why we need containers within us, within a server. Why we need this? Why we need this? Have this question within your mind. And what is meaning of stateless and stateful as well? Now, with this question, let's move there. We have understand this NTA J2EE architecture, in which we understand what is the client side presentation. In the two-tier system, there is server, and that server has been in this system. Server has been divided into server side presentation and server side business logic with EIS, interface information system, and that EIS is a byproduct of from EIS only we get this subjects like the data mining and data warehouse. In that we then improvise the concept of the data mining, and in data mining we have uh, such a broad data is managed through the big data, and then big data. On that data, we try to improvise artificial intelligence through the machine learning with the help of the Python. Okay, and with the help of the Python now we are moving towards different technology modules. We have a machine learning. uh, we have a machine learning and data sciences. So one should understand basics. On these basics only we are able to get this. When we see how this learning is done, it's learning done when we improvise any project. When we improvise any project, that project actually demands various things from us. Okay, and that various things uh, push us for the learning. We have to learn this. We have to learn this. In this way, we are able to learn new technologies. Okay, but that's why I'm saying right now your project is to pass the AGAT examination and upgrade yourself as much as possible. So past your past year examination is something. Past year examination is something is required, but to prepare yourself for future is also. So for future, you need to understand these working at least one small programs. See, one small programs to make yourself understandable about those technologies actually. Okay, because once you understand the working of those technologies, you are able to push yourself further in the domain, and you will not uh, feel uneasy what is going around here, what is going around here. No. Once you understand the concept, there is no uneasiness will be there. So this is something you from this particular figure you are able to understand how your subject grows and why you are having those subjects in your in your courses. Why in the coming semester you have an Android programming language, deep learning. Okay, deep learning, data sciences, machine learning, artificial intelligence. These all are something which works on the data, and that data was firstly managed through enterprise information system. After that, the concept of collab concept that was under the data mining, and then on the data warehouse, and that data warehouse was managed through distributed database system. Okay, and that distributed database system help us to mine with the different algorithms, different mathematical algorithms. Okay, so something in the 2000 we have this concept. Now 2020 we are having these concepts which you need to learn in future. You have 1.5 years of thing actually. So you have to understand this artificial AI. You have the finally the concept of artificial intelligence. So understand the connectivity of all. Okay, with the help of this. Let's move further. What are J2EE containers and components? I say you just have two things within your exam, within your mindset, that container and persistence. Very important terminologies. See, container and components. Applet container is this one. Within a container, there is an applet program, and that is a part of J2SC.
Within an application client container, we have an application client. That is something modern Android is all about. Android, and which is well supported by JNDI, JMS, RMI, JDBC. See, this application client in backend is Java native interface, Java messaging services, remote method invocation. Okay, JDBC, Java database connectivity, this all thing is supported within this. That's why these things are application client are known as the thin client. With the help of the protocol HTTP, HTTPS, we connected through web container, which contains JSP and servlet, and which is well supported by J2SC. So in every technology you got is J2SC, Java 2 Standard Edition. Now this Java 2 Standard Edition is actually core Java. All these concepts is pushed in the core Java section. All this concept is made through those method overriding, method overloading, interface, abstract class, packaging. These all concepts are made within that domain only. After that, with the RMI, we are connected to the JV container, which is well supported by the J2SC. See, with the help of the Java, we are able to get our requirements keysed. App client just need JNDI, JMS, RMI, JDBC. Okay, we just need that. Web containers is JNDI, JMS, JTA, Java Mail, JF, RMI, JDBC. Okay, we will give them this. Okay, then EJB container has a JNDI, JMS, JTA, Java Mail, RMI, JDBC. Okay, we will give this. So as per need, we give those classes. So that's why we are able to manage our resources well with the help of the J2EE containers and components. And what is containers? Containers do their work invisibly, first of all. No complicated APIs. They control by interposition. Container implements J2EE. Look at the same to the component. Vendors making the containers have great freedom to innovate. Typically J2EE. इसीलिए सब कंटेनर का ना एग्जाम्पल अलग होता है. आप IBM में पढ़ोगे तो अलग होगा, आप इन्फोसिस वाले का पढ़ोगे सेम कंटेनर अलग तरीके से बन सकता है. बस हाँ, एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना होता है. फिर जी आप आओ, वेब सर्वर, EJB सर्वर कनेक्ट हुआ, वेब सर्वर, EJB सर्वर, ये कनेक्ट हुआ जी ब्राउजर से. ये स्टैंड अलोन सिस्टम जो सिस्टम पे रखा हुआ है. फिर आके हमारा ये आपस में कनेक्टेड है और डेटाबेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम से, इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेज से ये कनेक्ट हो गया. अब देखिए J2EE के जो एन टीयर है वो कैसे कैसे डिवाइड होते हैं. 4 टीयर सिस्टम में क्या होता है, HTML का क्लाइंट होता है, JSP सर्वलेट होते हैं, EJB होता है, JDBC कनेक्टर होता है. 3 टीयर में HTML क्लाइंट होता है, JSP सर्वलेट होता है, JDBC होता है. ये आपका कोर्स है. ओके. 3 टीयर J2 में EJB स्टैंडअलोन होता है, EJB होता है, JDC भी होता है. ठीक है. अब एक कोर्स में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है. B2B में J2EE प्लेटफॉर्म टू J2EE प्लेटफॉर्म थ्रू JMS और XML बेस्ड मैसेजिंग. ओके. बिजनेस टू बिजनेस. जब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं तो ये इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है कि एक पूरे फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है वो वॉलमार्ट मैनेज कर ले रहा है थ्रू B2B इंटरप्राइज एप्लीकेशंस. अब which one to use? Requirements of application, availability of EJB tier, availability of developer resource. Okay. This is depend upon the application. We have to use various things. That's why I say typical things to you. Now, let's have this thing. What container handles? Container handles concurrency, security, availability, scalability, persistence, transaction, life cycle management. Very important. We will learn about the server life cycle. Java JSP life cycle, and it is well managed by this containers only. Component क्या handle करता है by presentation or business logic. Very important to understand this. Okay.
So you have to understand. That's why I say you have to understand the. Now we understand container. I think let's move for persistence. Let's move for persistence now. So this is all about J2EE little bit, but guys, I not make sure whether I try to make sure you understand the thing well. This is one of the cognizant document we are talking about. They have just made in different manner according to a need of project. So we have discussed this. Okay, let's move for. Let's move have some of our representations as well. Let's have representations as well. See how the traditional system has been transformed to this system. We have discussed about this, how this mainframe has been governed by the server, then keyboard, then then we have this data queries and routine tasks, how we able to manage this. Then how this database retrieving and updating is taken care by the application logic with the GUI presentations. How this mainframe system then divided into application server, then application server is connected with a different workstation PC workstation with the GUI presentation. Then with the help of the inter-process communication, client process has been enhanced. So clients had scripting and clients and processing has been introduced, and with the server processes we have a relational database as well. Okay, then this client workstation has been enhanced with the GUI and the database request. We have now database system. We have understand this just to make you think, revise the rollback statement to make you understanding. Now this client program, this is a server program, this is a database management site. I will send all this to you. And this is client having a client application and client side middleware. This is a server and server middleware. Okay, and this then new documentations comes into the picture. Let's move for concepts like let's move like now the most important thing about this is software architecture building through Java Beans. How Java Beans is going to help us in this. So let's have introduction. In the complex large scale software system asks for different kind of software engineering than a small simple programs. Okay. On the other hand, there is a need of very high level design. The level of abstraction should be higher than the objective procedures. So for this structural issue, software architectures think about the reusable components. Okay, and that reusable component is actually our Java Bean. And what is that Java Bean? Java Bean is a piece of software written in Java in such a way that there is a possible building application by connecting beans. Very important connects in a bean-aware application builder. Okay, we are able to connect our Java beans in our bean-aware application builder. This is all about Java, and we'll understand the application builder and Java beans, how they connect with the different Java beans in the next lecture. Okay, and I think I should send this to you. And, make sure in the next lecture you will understand about the Java beans better. So